हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। देखो बेटा, थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, मिक्स होके आता है क्वेश्चन। कई बार ये सॉलिड चैप्टर से मिक्स होके आ जाता है, फ्लूइड से मिक्स होके आता है, और इसका सेपरेट टॉपिक भी हो सकता है और किसी और के साथ मिक्स बन सकता है टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये एक मेटेलिक रॉड है, ठीक है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर सॉलिड्स की बात करें हम, तो जब हम इसे हीटअप करते हैं बच्चों, तो हीटअप करने पे क्या होता है भाई, सॉलिड्स के अंदर आपको पता है मॉलिक्यूल चल नहीं सकते, तो ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है तो इनकी एनर्जी का एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड। तो अगर ज़्यादा हीट करोगे तो एनर्जी से मीन पोजीशन के अबाउट जिस ऑसिलेशन से ये जिस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनके एम्पलीट्यूड बढ़ेंगे, तो सारे मॉलिक्यूल के बढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, है ना। ये स्लाइटली अपने डायमेंशन को बढ़ा लेगा। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि हीट मिलने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगी, जिससे ये ज़्यादा दूर तक एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे अपना ऑसिलेशन का, तो पूरे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ज़्यादातर ये सॉलिड्स में होता है, मेटल्स में। बहुत सारे सॉलिड ऐसे भी हैं जिसका उल्टा होते हैं, यानी कि सर ने गलत पढ़ा दिया। जैसे प्लास्टिक होता है ना, फैब्रिक, जैसे कुर्सियां होती हैं ये प्लास्टिक की, अगर आप इन्हें गर्म करो तो सिकुड़ जाती हैं। तो ये जो हम केस पढ़ रहे हैं ज़्यादातर मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स एक्सपेंड्स ड्यू टू हीट, है ना। और यही क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन। और ये तीन तरीके का होता है बच्चों। लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सरफेस एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, तीसरा वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। सरफेस एक्सपेंशन को सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन है। अब ये क्या होते हैं, ये सब पढ़ने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। देखो बेटा, समझो। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, और बच्चों इसकी लेंथ एल है, ठीक है। इसका टेम्परेचर है टी। आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी लेंथ हो गई नई नई लेंथ। अब देखो टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 मीटर का वायर है, आपने उसे हीटअप करा वो 4 मीटर का हो गया। 1 मीटर का वायर है तो हीटअप करने से वो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एल डैश, नई लेंथ कितनी हो जाएगी, एल डैश। तो देखो और सोचो क्या करेंगे बच्चों। जो नई लेंथ है, हमें बताया जाता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, तो सर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आप इसे आगे कैसे लिखे? बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और ये अल्फा है, ठीक है। अल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर मतलब इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। ये प्रैक्टिकली फाइंड किया गया, तो वहां से ये लाइन बनी। और इसको भी अपने आप में एक पॉइंट मान लो, ये भी क्वेश्चन की तरह यूज होना है। और डेल्टा एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या ये भी बताऊंगा। डेल्टा एल होगा एल डेस माइनस एल, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल डेस इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, एल डेस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। समझाए बात? तो देखो एल क्या हुई, ओरिजिनल लेंथ, एल डेस फाइनल लेंथ, ठीक है, अल्फा
थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, ये हर मटेरियल का अपने आप में स्पेसिफाइड होता है। ये अल्फा होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है हर, लेकिन एक बात ध्यान देनी, कुछ चीजें हैं, हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करती हो, हर मटेरियल का फिक्स है। और ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ से एक्सपेंशन का फॉर्मूला मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना है छोटे चेंज के लिए है। आपने टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया और आप सोच रहे हो नहीं लेंथ पता लग जाए, भाई हो सकता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से भी वेपर में कन्वर्ट हो गया हो। तो ये फॉर्मूले छोटे चेंज के लिए होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये अल्फा, और हर मटेरियल का अपना एक स्पेसिफाइड होता है। अच्छा, अगर मान लो कभी अल्फा कैलकुलेट करना हो तो देखो यहां से देख सकते हो, अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/L डेल्टा L बाय डेल्टा टी। इसको और ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा इक्वल टू 1/L DL बाय dt। यहाँ से कई बार अल्फा भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है तो फाइनल लेंथ ये हो जाएगी, और आप देख रहे हो कि लेंथ बढ़ रही है क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है मटेरियल के लिए, ज़्यादातर मेटल्स के लिए। कुछ मटेरियल है जिनके लिए नेगेटिव माना जा सकता है, जैसे पॉलीमर वगैरह है। हम मेटल्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, या लिक्विड्स की, जो भी एक्सपेंड होंगे। ठीक है अब देखो बेटा, जैसे सॉलिड्स के तो डायमेंशन बढ़ते हैं और लिक्विड की डेंसिटी चेंज होती है। ठीक है तो उसकी वजह से भी डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। अब देखो, और सॉलिड्स की डेंसिटी हम कांस्टेंट मानते हैं बेटा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, डायमेंशन चेंज होते हैं, लेंथ बढ़ी, इस तरीके से। ठीक है कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ते हैं। तो ये अल्फा आ गया। अब आपसे पूछा कि सरफेस एरिया, थोड़ा मैं यहाँ से सही कर दूं, वो सॉलिड का भी वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन नेग्लेजिबल चेंज माना जाता है जब सॉलिड में, जैसे हमने एक लोहे का टुकड़ा है, जैसे कोई यहाँ पे ये पेन है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन बहुत नेग्लेजिबल मानता है, इसलिए डेंसिटी हम लगभग कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन नेग्लेजिबल माना जाता है वो। अब देखो बेटा, सरफेस एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं बच्चों, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। जैसे ये एरिया ए है, अच्छी बात है। ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हीटअप करना शुरू करें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश, इसका टेम्परेचर टी है, टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब इसमें बिल्कुल ऐसे ही, अब जैसे ही आया ना, तो डायरेक्ट आप यहां से भी लिख सकते हो, ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस, इसमें आता है बीटा डेल्टा टी। ठीक है बीटा डेल्टा टी, और अगर आप ऐसे लिखना चाहो डेल्टा ए अपॉन ए, ये बीटा डेल्टा टी। ठीक है बीटा क्या है बच्चों, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, है ना, या एरियल एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही इसको थोड़ा 3D में ले जाओ, मान लो वॉल्यूमिक एक्सपेंशन देख रहे हैं, तो वॉल्यूमिक एक्सपेंशन हो जाएगा बेटा, जैसे ये साइड ए, मतलब इसका वॉल्यूम वी है, आपने इसको हीटअप करना शुरू करा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वी डैश हो गया। ठीक है तो नया वॉल्यूम कैसे लिखा जाए, तो देखो बेटा, वी डैश इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है सेम फॉर्मूला बनेगा, और यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, गामा डेल्टा टी। ठीक है फिर ये गामा क्या है, तो गामा जैसे अल्फा बीटा गामा, गामा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। ठीक है बेटा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन, गामा ये है। सर इन गामा अल्फा बीटा में क्या कोई रिलेशन है, हाँ, अगर एक मटेरियल का आपको अल्फा पता है तो गामा पता है, बीटा पता है तो सारे पता है, मतलब एक पता होना चाहिए हमें। ठीक है कैसे, देखो यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक वायर है, इसकी लेंथ एल है। ठीक है अब आप सोचो कि आपने एक स्क्वायर प्लेट है, लेंथ है इसकी एल, आप इसको हीटअप करोगे तो नई लेंथ कितनी आएगी बच्चों,
सोचो, मान लो ये कोई स्क्वायर प्लेट थी, ठीक है, और तुमने इसको हीट अप कर दिया, तो इसका नया एरिया हो गया एल डैश, मतलब साइड हो गई एल डैश, ये एल डैश, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट थी। अब सोचो बच्चों, एल डैश कितना होगा? एल इंटू 1 + α∆t, होगा नहीं? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 1 + α∆t, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा नहीं? मुझे बताओ, एल स्क्वायर इनिशियल एरिया नहीं है? 1 + α∆t, और ये हो जाएगा इनिशियल एरिया, ठीक है। अब देखो, ए डैश, ए 1 + 2 α∆t, ठीक है, ये कितना होगा? 2 α। बताओ बच्चों, कितना होगा ये? 1 +, अब तुम सोचो, अगर ये 2 α हो गया, अभी तुम पढ़ के आए हो कि ए डैश होता है 1 + β∆t, है ना? तो बीटा को कंपेयर करो, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 α। समझ में आया? बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 α। अब देखो, एल डैश का क्यूब, एल क्यूब 1 + α∆t, ये कितना हो गया? वी डैश। ये कितना है? वी 1 + 3 α∆t, ऐसे लिख दो। अगर मान ली क्यूबिक होता तो देखना जरा, ये कितना हो गया? वी डैश ऐसे, और एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है? V1 + γ∆t, तो गामा इक्वल टू कितना आ गया? 3 α, और बीटा इक्वल टू क्या आया? 2 α। तो हमें यहाँ से पता लग गया ना बच्चों कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। तो एक ही मीडियम, अगर मतलब एक ही मटेरियल है, उसका अल्फा पता लग गया तो बीटा पता लग जाएगा, बीटा पता लगा तो अल्फा पता लग जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि बस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बात पता है आपको, ये 2 कैसे आया यहाँ पावर? ये 2 बाइनोमियल थ्योरम से आया है, ठीक है। ये वैल्यू बहुत छोटी होगी अल्फा और डेल्टा टी, स्मॉल चेंज के लिए हम देखते हैं अल्फा भी बहुत छोटा नंबर होता है, तो ये यहाँ आ गया, तो पावर को यहाँ ले आते हैं हम, है ना, बाइनोमियल थ्योरम से। इस तरीके से आएगी। अब देखो बेटा, ये था थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, ध्यान से सुनना। नोट, थर्मल एक्सपेंशन इज फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन। ये क्या बात होती है भाई? फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन, ठीक है, समझ में आया? मतलब जैसे थर्मल एक्सपेंशन इज फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन। जैसे मैं आपसे कहूं कि बच्चों, ये एक वायर है ऐसे, ठीक है, ये वायर ऐसा बना रखा है, इस तरीके से बेंट कर रखा है, और आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T। अब टेम्परेचर कितना है बढ़ाने के बाद? तो देखो, मैं आपसे पूछूं, मान लो इसका टेम्परेचर T है, चलो पहले आपसे ही पूछता हूँ, ठीक है। वायर है, ये ऐसी फॉर्म में है, जैसे अभी क्या करके दिखाऊं मैं, ऐसे कोई चीज़ मोड़ के, हाँ जैसे ये है, ठीक है, ये मटेरियल है, ऐसे मोड़ रखा है मैंने। तो अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो ये जो 2 पॉइंट है, इनके बीच में गैप बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा? बताओ बेटा, ये जो 2 पॉइंट है, इनके बीच में गैप बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा? ये बताना है, बोलो बच्चों। तो देखो और सोचो, हो सकता है आपका आंसर आए कि सर गैप बढ़ेगा, है ना। कोई बोले कि गैप कम होगा सर का, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे ये कोई आदमी है, इसका फोटो है ना, ये ये छोटा फोटो था, ठीक है, हम इसको और बड़ा कर रहे हैं,
तो ऐसे होगा ना, ये ये गैप जो यहाँ इसके लिप्स के बीच में गैप है, ये कम होगा ज़्यादा? भाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस फोटो में इतना है तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना बच्चों, अगर जूम कर रहे हैं हम, है ना, फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन देख रहे हैं। बिल्कुल यही बात यहाँ है। जब आप इसे हीटअप करोगे ना बच्चों इस वायर को, तो ये गैप और बढ़ जाएगा। सर कैसे? देखो बच्चों, क्या इस वायर की लेंथ नहीं बढ़ी है? बढ़ी ना? तो लेंथ भी बढ़ी। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन एक साथ होते हैं, तो मतलब इसका लेंथ भी बढ़ी। हाँ सही बात है, देखो बड़ा वायर है ये, इसका एरिया भी बढ़ा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। समझ में आया? तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो अगर एक फोटो खींचा जाता है इस ऑब्जेक्ट का और उसे जूम कर रहे होते ऐसे, जैसे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट का फोटो खींचा, देखो ऐसे, ठीक है, अब मैं इसको जूम करना शुरू कर दूं, देखना बनता जा रहा है ना बड़ा ये, तो गैप बड़ा होता जा रहा है। मतलब ये तरीका याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो अब जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे बच्चों ये एक प्लेट है, ठीक है, और इसमें ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की प्लेट है, और ऐसे पार्ट कट कर रखा है। मतलब ऐसे सोचो जैसे ये कोई प्लेट थी, इसमें से कुछ कट कर देते हैं वैसे, ठीक है। तो या जैसे सीढ़ी है देखो, एल्यूमिनियम की होती और ये पार्ट कट कर रखा होता है सर्कुलर इससे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर टी है, टी प्लस डेल्टा टी कर दें, तो जो हॉलो पार्ट है, कैविटी है, इसका साइज बढ़ेगा घटेगा? बताओ बच्चों। इसकी लेंथ मैं एल मान लेता हूं, मैंने इसका टेम्परेचर टी कर दिया, तो ऑब्वियसली इसका एक्सपेंशन होगा भाई, टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, एक्सपेंशन होगा, एल डैश हो गया, ठीक है। और एल डैश अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, एल इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, एल्फा फोर, तो सारा ही गलत लिखा है यार, वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, एल्फा होगा एल्यूमिनियम के लिए, नई साइड लिख सकते हो आप इसकी, है ना, नई लेंथ। तो बताओ साइज बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? कैसे सोचो, अगर किसी आदमी का पासपोर्ट साइज फोटो होता, तो अगर इस साइज को फोटो को बड़ा बना रहे होते, तो क्या ऐसे होता? ऐसा फोटो होता? नहीं ना, गर्दन भी बड़ी होती है ना, इसका सिर भी बड़ा होता ऐसे, तो इसका मतलब ये कैविटी का साइज बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना है। और अगर मान लो मैं कहूं कि भाई अब इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम, पहले हमने ये समझ लिया कि इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है, देखो कैविटी का साइज बढ़ा। अब क्वेश्चन है कि दो प्लेट है एल्यूमिनियम की, ठीक है, एक में से कट लगा रखा है और एक बिना कट वाली है, दोनों एल्यूमिनियम की है, ये एल्यूमिनियम। तो जब मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो इसका साइज क्या होगा? क्या होगा बच्चों? क्या इसकी साइड भी उतनी होगी एल डैश? मैंने तो लिख दी, लेकिन आपको भी याद रखना है कि हाँ, मतलब चाहे कोई पार्ट होलो हो चाहे सॉलिड हो, अगर सेम चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हैं तो फाइनल डायमेंशन दोनों की सेम होगी। मतलब अगर ये डिस्क है एल्यूमिनियम की होती, इसमें कट है, तो इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका रेडियस बढ़ गया कुछ, तो अगर इसमें कट ना होता और हम तब भी सेम टेम्परेचर चेंज करते, उतना ही टेम्परेचर चेंज करते, तो इसका साइज सेम होता, ठीक है, तब भी उतना ही इक्वल बढ़ता। तो मैंने देखो ये एल डैश ही लिखा है, यहाँ पे एल डैश है तो यहाँ पे भी एल डैश है, ठीक है। भाई आप सोचो इतने पट्टी को कट करोगे तो थोड़ा ही फर्क पड़ेगा कि यहाँ कैविटी थी या नहीं थी, वो तो इस हिसाब से चेंज होगी ना। क्लियर है बच्चों? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं बच्चों। जैसे अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत ध्यान से, तुमने देख लिया कि सेम चेंज इन टेम्परेचर पे अगर होलो हो चाहे सॉलिड हो इक्वली एक्सपेंड करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये मान लो कॉपर का स्फेयर है, ये भी कॉपर का स्फेयर है, स्फेयर है, ये स्फेयर है ना, ये भी कॉपर का है,
लेकिन ये होलो है और ये सॉलिड है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा। मान लो इसका टेम्परेचर टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है, तो अगर मैं टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी कर दूं तो विच विल एक्सपेंड मोर? बताओ बच्चों। दोनों के साइज सेम है, मैंने थोड़ा सा इसका साइज बड़ा बना दिया। इनिशियल साइज दोनों के सेम है बेटा, ठीक है। तो इक्वल एक्सपेंड करेंगे नहीं करेंगे? तो अगर दोनों को सेम टेम्परेचर दिया तो इक्वली एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है विच विल एक्सपेंड मोर इफ सेम अमाउंट of heat given to them। तो यहां बच्चों ये वर्ड आ गया ना तो गड़बड़ हो गई। अब देखो, अगर हीट सेम दी तो क्या टेम्परेचर भी सेम होता है? अब ध्यान से देखते हैं, जब हमने हीट देते हैं, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो डेल्टा क्यू क्या होता है बच्चों? एम सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी, पढ़ा है? तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा क्यू बाय एम एस। अब तुम देखो, हीट दोनों को सेम दी, मटेरियल दोनों का सेम है, तो ये कांस्टेंट हो गया। मास किसका अलग है क्या? हाँ, दोनों कॉपर के हैं, एक सॉलिड है एक होलो है, तो ऑब्वियसली होलो का मास कम होगा। अगर होलो का मास कम होगा तो इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं चेंज होगा। डेल्टा टी ऑफ होलो विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी ऑफ सॉलिड। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका मास कम होगा, ठीक है। तो कौन ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा? होलो ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर है? समझाए बात? अब देखो, देखो बच्चों, ये एक सॉलिड हो गया और एक मतलब, अच्छा अगर अब थोड़ा जल्दी हो गया शायद, ये मैं तो और बताऊं कि अब तुम्हें लगेगा कि सर अगर मान लो पिछला क्वेश्चन था, जैसे ये कौन सा था, कहाँ गया पिछला क्वेश्चन, ये वाला। अगर इसमें भी मान लो ये होलो प्लेट थी, मतलब कट था, और ये सॉलिड थी, इसमें भी दोनों को सेम हीट दे देता तो यहाँ पे भी फिर देखना था, इसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज होता तो ये ज्यादा एक्सपेंड करता, ये कट वाला प्लेट, ठीक है। अगर टेम्परेचर सेम बोल दे तो इक्वल ही होंगे, लेकिन हीट बोलेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा किसको ज्यादा हीट दी, ठीक है। और मास भी चेक करने का, अगर मान लो मटेरियल भी अलग हो गए तो सारी क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी, एम एस ये सब, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं फिर आगे और बढ़ेंगे, है ना। चलो जल्दी जल्दी, जैसे पहले क्वेश्चन करते हैं। जैसे कोई ये मेटल की शीट है, ठीक है, इसका अल्फा दे रखा है 0.02 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। अल्फा की वैल्यू दे रखी, इसकी लेंथ है बच्चों 2 मीटर, ठीक। और इसमें एक सर्कल है ऐसे, ठीक है। इसका रेडियस है बच्चों 1 मीटर, इसकी लेंथ नहीं मैंने लिखी, रेडियस लिख रहा हूँ सीधे, ठीक है। ऐसे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द, अभी टेम्परेचर है इसका इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द रेडियस, है ना, फर्स्ट में रेडियस, दूसरा पेरीमीटर, तीसरा डायामीटर, चौथा एरिया। इफ एट टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस कर दें तो रेडियस बताना है, पेरीमीटर बताना है, डायमीटर और एरिया। समझाई बात बच्चों? इतनी बात बतानी है, नोट करो। देखो सबसे पहले मान लो हमें रेडियस की बात करनी है, तो रेडियस हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। आप एक बात सोच सकते हो बच्चों, इसका एरिया से शुरू करें क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फाइनल एरिया होगा ए इंटू 1 + β∆t। आप कहोगे सर हमें तो एरिया नहीं पता सर, है ना, हमें तो बीटा नहीं पता, अल्फा दे रखा है ना,
बीटा क्या होता है, क्या पढ़ के आए थे हम अभी, 2 अल्फा, तो ए 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, और इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, है ना, 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। कैलकुलेट कर सकते हैं ना बच्चों, नया एरिया। जब नया एरिया आ जाएगा तो नया रेडियस आ जाएगा, पाई आर डैश स्क्वायर, यहाँ से आर डैश कैलकुलेट कर सकते हो। जब नया रेडियस आ जाएगा तो नया डायमीटर आ जाएगा, डी डैश इक्वल टू 2 r डैश। नया पैरामीटर आ जाएगा, पेरीमीटर 2 पाई r डैश, है ना। और इसका उल्टा चलो, मान लो आपको पेरीमीटर लिखना हो, आप सोचो इसमें से एक ऐसे कट करके एक वायर निकालो, उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, एल, 2 पाई r। तो आप क्या लिख सकते हो, नया पेरीमीटर बताना है तो एल दैट इज 2 पाई r 1 + अल्फा डेल्टा टी। यूज करो, जो यहां से आएगा ना पेरीमीटर, सेम यहां से आएगा नया, सेम आंसर आएगा बच्चों। आ गया, अब इसको 2 पाई r डैश लिख देना, 2 पाई r 1 + अल्फा डेल्टा टी। देखो पाई से 2 पाई कट गया, आर डैश इक्वल टू आर इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। आ गया ये, ठीक है। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम मतलब पहले आप डायमीटर का भी लिख सकते हो फॉर्मूला, भाई 2r मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट डायमीटर का भी लिखा जा सकता है, एरिया का भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो जैसे मान लो एक तो मैं कैलकुलेट करके ही दिखा दूं तुम्हें, देखो बच्चों, जैसे फाइनल रेडियस बताना है, आर कितना है 1 मीटर, 1 + अल्फा कितना है 0.02, डेल्टा टी 327 माइनस 27, है ना। कितना हो जाएगा बेटा ये, 1 + 0.02 इंटू 300, 100 से 100, 3 दूनी 6, है ना। 1 + कितना हो गया बेटा ये 7 मीटर। थोड़ा डाटा हमने कुछ अल्फा की वैल्यू बड़ी ले ली, एक्चुअल में होता है 2 की पावर मतलब 10 की पावर -4 ऑर्डर का होता है। तो कोई बात नहीं, 7 मीटर आ गया, जो भी दे रखा है हमने उसी से लिख लिया और टेम्परेचर में चेंज भी बहुत बड़ा है ये, इसलिए ऐसा हो रखा है, ठीक है। देखो बच्चों, अब इस तरीके से आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, डायमीटर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो करना है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल था ताकि आपको समझ में आए कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। देखो देखो जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो दो वायर हैं ऐसे, ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, ऐसे रखे हैं। देखो अब इनके बीच में जो चेंज इन लेंथ है, डिफरेंस इन लेंथ है, वो L2 - L1 है ना। इसके मटेरियल का लीनियर कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2, ऐसे से बेसिक से क्वेश्चन करते हैं पहले। तो देखो, फॉर व्हाट अल्फा 1/अल्फा 2 such that difference in length is independent of change in temperature, ठीक है। मतलब जो अभी डिफरेंस इन लेंथ है, अगर मान लो टेम्परेचर में बढ़ा दूं तो भी चेंज ना हो, ठीक है। तो सोचो बच्चों, मान लो अभी टेम्परेचर T है, ये भी T है, अब T से T + ΔT कर देते हैं, तो पहले वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 + अल्फा 1 ΔT, ठीक है। और दूसरे वाले की L2 1 + अल्फा 2 ΔT। मानते हो बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस इन लेंथ बताना है, सब्ट्रैक्ट करो L2 डैश माइनस L1 डैश, तो L2 - L1 प्लस L2 अल्फा 2, है ना, ΔT माइनस L1 अल्फा 1 ΔT, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब देखो ऐसे लिखा,
L2 डैश माइनस L1 डैश, L2 डैश माइनस L1 डैश उतना होना चाहिए जो पहले था। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म जीरो होना चाहिए। या आप ये कह सकते हो कि अगर ये कांस्टेंट रहे, तो ये तो कांस्टेंट है भाई, तो इनिशियल पैरामीटर है, तो यही टर्म जीरो हो जाए अगर, तो फिर ये कभी चेंज नहीं होगी ना, डिफरेंस इन लेंथ जितना है हमेशा उतना ही रहेगा चेंज, है ना। तो देखो क्या लिख सकते हो बच्चों, यानी कि अगर ये कांस्टेंट हो तो L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ जाएगा L2 अल्फा 2 इक्वल टू L1 अल्फा 1, L1 बाई L2 इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1। क्लियर है, समझ में आई इतनी बात बच्चों? ठीक है, अब देखो अब जैसे यहां थोड़ा सा और समझना है बच्चों आपको। एक चीज और समझा दूं मैं आपको, जैसे मान लो L1 कोई भी लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, वैसे लिखी जाती है, ठीक है। L डैश इक्वल टू L प्लस L अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। L डैश माइनस L, L अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा L, L अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। समझ में आया बात, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी, ये फ्रैक्शनल चेंज है। अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करूं तो इंटू 100 कर दो। फ्रैक्शनल चेंज आपको पता होना चाहिए, आप बिल्कुल पूरा पढ़ चुके सिलेबस। फ्रैक्शनल चेंज होता है किसी यूनिट वैल्यू में कितना चेंज आया, और परसेंटेज चेंज होता है 100% में कितना चेंज आया, 100 यूनिट्स में कितना चेंज, है ना। और टोटल चेंज कितना होता है, ओनली डेल्टा एल, ये है फ्रैक्शनल चेंज। और 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, जैसे इस तरीके क्वेश्चन में यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देखो बेटा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ऐसे मान लिया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है। सॉरी इक्विलेटरल नहीं कहेंगे, इसकी लेंथ L1, ये L1 और ये L2, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, इसका अल्फा 1 और इसका अल्फा 1, ठीक है। और ये पॉइंट A, ये B, ये C, और यहाँ पे एक पॉइंट है D, मिड पे, मिडल पॉइंट है बच्चे ये, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट शुड बी relation between alpha 1 and alpha 2 such that distance between C and D remains constant, ठीक है बेटा। C और D के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट बनी रहे। देखो बच्चों मैं इस डिस्टेंस को कुछ भी मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब हाँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो भूल ही गए थे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मान लो मैं इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाता हूँ पूरे का, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से हमें ये पता करना है कि भाई सी और डी के बीच में कितना गैप चेंज हो, मतलब गैप नहीं चेंज होना चाहिए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, अल्फा अल्फा 2 में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो देखो मैंने लेंथ एल मान ली, और एल होगी कितनी, अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी L2 है तो ये L2 बाई 2 नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ऐसे सोचो, तो L स्क्वायर इक्वल टू L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर बाय 4,
ठीक है। अब देखो, अब हमें कहा जा रहा है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, मैथ्स है थोड़ा जिंदा। होगा। देखो 2dl/l, ये क्या हो जाएगा, 2l1dl1/l1 प्लस 2dl2/l2 और साथ में 4 मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन में पता है ना, डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, लॉग लेने के बाद कुछ भी कह सकते हो आप। और ये कांस्टेंट है तो इसको जीरो लिख दिया, 2dl1/l1 प्लस 1/2 है ना, dl2/l2। याद करो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था डेल्टा L1 इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी होता नहीं फॉर्मूला, तो डेल्टा L1/L1 क्या हो जाएगा, सोचो बच्चों, यहां जाते हैं हम इधर, 0 इक्वल टू 2α1 डेल्टा टी है ना, प्लस 1/2 α2 डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी, अगर L1 स्क्वायर माइनस ये माइनस होगा ना यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है। अब देखो बच्चों, डेल्टा टी 0 में चला गया, 4α1 इक्वल टू क्या आ गया, α2। ठीक है। तो 4α1 इक्वल टू α2, सी और डी के बीच में लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है। अगर ये कंडीशन हो तो इनके बीच में गैप चेंज नहीं होगा, डायमेंशन बढ़ता जाएगा ट्रायंगल का, लेकिन ये गैप चेंज नहीं होगा अगर ये कंडीशन हो तो। क्लियर है। अब देखो बेटा, अब एक बात और पे गौर करा दूं मैं आपका, जैसे आपने देखा कि L1 डैश इक्वल टू L1, मतलब आप कह सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल लेंथ होती है, L डैश इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख रहे हैं, L डैश बाय L इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, L डैश बाय L माइनस 1 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा L अपॉन L इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। मतलब अगर एक किसी मटेरियल का एक छोटा वायर है और एक बड़ा वायर है, ठीक है, ये दो अलग अलग वायर है, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाओ आप, तो जो फ्रैक्शनल चेंज होगा ना वो दोनों में सेम आएगा, परसेंटेज चेंज भी सेम आएगा। फ्रैक्शनल चेंज होता है ना, ये ऑब्जेक्ट की डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, पर ना परसेंटेज चेंज डिपेंड करता। क्लियर है बच्चों, तो ये बात गौर करने वाली है। ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज ऑब्जेक्ट की डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है। अब देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आगे बढ़ते हैं, अब जैसे इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिखाता हूं मैं अलग अलग क्वांटिटी पे, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है। आप एक बात सोचो, ये पेंडुलम है बच्चों, हो सकता है आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन पता होना चाहिए कि किसी टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है बच्चों 2π√L/g। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का। लेकिन अगर आप टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ा दो, सर डेल्टा थीटा मतलब ये है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा थीटा। ठीक है, टेम्परेचर को डेल्टा थीटा बढ़ा दिया तो देखो क्या होगा बच्चों, नया टेम्परेचर, नया टाइम पीरियड 2π। भाई एक बात बताओ, इसमें क्या बदलेगा अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं, भाई जी तो कांस्टेंट रहेगा, पाई ये सब, लेंथ ही तो बदलेगी नहीं, लेंथ कितनी होगी बच्चों, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सर आपने डेल्टा टी क्यों नहीं लिखा टेम्परेचर, तो बच्चों पता क्या है, डेल्टा थीटा मतलब टी यहाँ पे पहले से टाइम पीरियड है ना, तो इसलिए टी का सिंबल यूज नहीं किया टेम्परेचर में। ठीक है, समझ सकते हैं आप बात। अब देखो, ये फाइनल टाइम पीरियड हो गया, बताओ टाइम पीरियड बढ़ा घटा, सेम रहा, बढ़ा, क्योंकि लेंथ भी बढ़ जाएगी, जब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्लाइटली पेंडुलम बड़ा हो जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो टी डैश बाई टी, तो डिवाइड करो, 2π से 2π कट जाएगा, जी से जी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो बेटा, टी डैश बाय
टी -1। एक मिनट रुको, आपको मैंने बता दिया कि अल्फा और डेल्टा थीटा ये छोटे चेंज के लिए होता है, तो ये 1 से छोटी वैल्यू होती है। जब 1 से छोटी वैल्यू होती है तो क्या करते हैं बच्चों, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, टी डैश बाई टी 1 + 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, टी डैश बाई टी 1 + 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये आ गया टाइम पीरियड। ठीक है, मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड बताओ, कितना होगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी डैश माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, चेंज अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक घड़ी है और उसमें उसका लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, वायर का टेम्परेचर बता दिया इतना, कैलिब्रेट कर रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना घटेगा, बढ़ेगा, चेंज होगा। तो टाइम पीरियड तो यहाँ से चेंज पता कर सकते हो, उसका टाइम पीरियड यहाँ रख लेना, जो भी है मान लो 2 सेकेंड है उसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का, वो यहाँ रख दिया ये। फिर पूछ लेता है एक दिन में वो घड़ी कितना आगे या पीछे हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, मान लो हाई टेम्परेचर करते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी स्लो हो जाएगी, और घड़ी स्लो हो गई तो कम टाइम दिखाएगी। ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा वो यहाँ से कैलकुलेट करोगे। क्लियर है ना बच्चों, क्योंकि जितनी स्लो होती जाएगी घड़ी उतना टाइम कम दिखाएगी, है ना। मान लो अभी 24 घंटे हैं तो वो हो सकता है 24 घंटे को 12 घंटे, ज़्यादा हो गया 12, तो 24 में से कुछ मिनट कम करके दिखाएगी, तो यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों, अब देखो ये हमने पढ़ा टाइम पीरियड पे इफेक्ट। अब जैसे एक दूसरा केस पढ़ते हैं, जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, एल नॉट मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसको घुमा भी रहे हैं वैसे इसका रोटेशन अभी मायने नहीं रखता। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत बेटा केस है इसमें, इफेक्ट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो पहले तो इसके नई लेंथ देखो कितनी होगी, नई लेंथ होगी बच्चों L = L0 1 + अल्फा डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें। ठीक है, बढ़ जाएगी ना लेंथ, ऐसे हो गई, ये टेम्परेचर टी पे है, ये टी प्लस डेल्टा टी पे। ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी रही होगी बच्चों, ml²/12, मानते हो। अब तुमने इसको घुमा रहे हो, मतलब अब तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नई लेंथ भी तो बदलेगी, मास नहीं बदलेगा, 12 नहीं बदलेगा, तो नई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, m L²/12 m L, अच्छा ये L' है ना, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों ये, तो mL0² लिख लेते हैं, या चलो हाँ ठीक है, ठीक है। और बच्चों अब नई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, सोचो, mL², तो mL0 1 + अल्फा डेल्टा टी का होल² मानते हो। अब देखो mL²/12 इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I' इक्वल टू कितना आ गया, I 1 + अल्फा डेल्टा टी का होल²। जब आप किताब देखो तो उसमें नहीं लिखा मिलेगा आपको अल्फा के टर्म में। अब सोचो ये एंगल, ये वैल्यू छोटी है तो इसको यहाँ ले आओ, तो I' इक्वल टू I 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गई। अब जैसे इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो ये रॉड ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है और आपने इसे गर्म करना शुरू कर दिया, एक्सपेंड हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदली तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदल जाएगी। कौन सा कंसेप्ट हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कई बार पढ़ा है बच्चों को। तो I0 ω0 इक्वल टू I ओमेगा, है ना, I0 ω0, I की वैल्यू रखो ये I0 है ना बच्चों, तो इसको I0 कह सकते हैं, ये I0। अब देखो I0 हो जाएगा ये I0 1 +, हाँ एक मिनट, इस 2 अल्फा को हमने क्या बताया अभी, इसको यहाँ पूरे को 1 + बीटा डेल्टा टी भी तो लिख सकते हो आप,
मैं क्यों 2 अल्फा बीटा होता है। तो देखो बेटा आई नॉट ओमेगा नॉट आई नॉट 1 + बीटा डेल्टा टी, ठीक है, ऐसे लिख लिया। देखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और जब ये नीचे जाएगा बच्चों ऐसे हो जाएगा, तो इधर ले जाओ, तो नई एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, ये इस चैप्टर में यही होना है, पावर यहां मल्टीप्लाई में आनी है, ठीक है। बताओ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी घटी सेम रही, बताओ बच्चों, घट गई ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ी तो एंगुलर वेलोसिटी घट गई, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका, देखो बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ये क्या होता है बच्चों। देखो सर, थर्मल एक्सपेंशन के डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल मिलेंगे। आप पुल से गुजरते हो तो बहुत सारा गैप रखा जाता है पुल के, एक फ्लाईओवर के ही कई कई टुकड़ों में बनाया जाता है, फ्लाईओवर को सीधा नहीं बनाया जाता, क्यों, ताकि अगर थर्मल एक्सपेंशन हो तो वो गर्मियों में एक्सपेंड होगा फ्लाईओवर, तो ताकि वो उनमें गैप मिल जाए और ये टूटे ना, ठीक है, इसलिए ऐसा है। तो बाय मेटेलिक स्ट्रिप, देखो बेटा क्या है ये, जैसे मान लो ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, ये दूसरी स्ट्रिप है क्या ये, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं इसकी, देखो बेटा जैसे एक मेटल ये है दूसरा मेटल ये है, ठीक है, और इसकी थिकनेस हमने मान ली डी, ठीक है, दो मेटल है ये ए और ये बी। अब सोचो, और इनको बिल्कुल एकदम रिजिड मटेरियल से, मतलब किसी बढ़िया मटेरियल से चिपका दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हीटअप करना शुरू करा, ठीक है बच्चों, हीटअप करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली एक मटेरियल जैसे अल्फा ए ग्रेटर देन अल्फा बी, भाई दो अलग अलग मटेरियल है तो किसी एक का तो ज्यादा ही होगा ना लीनियर एक्सपेंशन, तो इसका ज्यादा इसका कम है, तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा, रोकने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। तो बच्चों सोचो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ये बेंट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्यों बेंट हुई, भाई एक बढ़ना चाहता है दूसरा उसको रोक रहा है, तो ऐसे नहीं मुड़ जाएंगे ये, ठीक है। अब देखो सोचो इस बात को, ये एंगल क्या होगा बच्चों, कुछ तो होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऐसा क्यों करती है, तो समझ में आ गया आपको, सेम मटेरियल होते तो ना करती। अब ये सर्कुलर आर्क बन गई तो क्यों हुआ, अब इसका फायदा क्या होता है ये भी बता देता हूं। जैसे थर्मोस्टेट होते हैं जो डिवाइस टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, जैसे गीजर होता है, गर्म पानी ज्यादा हो जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा सर्किट, तो कैसे उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, आयरन जो कपड़ों पे आयरन करते हैं उसमें लगा होता है, ऑटो स्विच ऑफ होने मतलब कैसे ऑन ऑफ अपने आप हो जाता है। जैसे ये पॉइंटर बना लो यहाँ पर एक, ठीक है, और ये कोई दूसरा पॉइंटर है, अभी अटैच हो रखे हैं, ठीक है, और ये कोई सर्किट है बच्चों, कोई भी, ये सप्लाई बैटरी बैटरी जो भी होता हो ऐसे जो, ठीक है। अगर ये अभी सर्किट चल रहा होगा ना, देखो इसमें करंट जा रहा होगा, ये बैटरी है, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा होगा मेटल से होके, एग्जाम्पल है ये, ऐसा जरूरी नहीं है। अब सोचो अगर ये गर्म हो जाए तो गर्म होने पे क्या होगा बच्चों, ऐसे मुड़ जाएगा, तो इससे कॉन्टेक्ट नहीं छूट जाएगा, तो सर्किट बंद, और फिर धीरे धीरे अपने आप ठंडा होगा फिर जुड़ जाएगा, तो गीजर अपने आप ऑफ हो गया, फिर ठंडा पानी आ गया, ठंडा हो गया, तो पहले उसकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो थी थर्मोस्टेट ऐसे मुड़ा हुआ था फिर सीधा हो गया, फिर ऐसे ऐसे सर्किट ऑन ऑफ होता रहता है इससे। समझ में आया बच्चों, तो ये थर्मोस्टेट की तरह यूज होता है, ये थर्मोस्टेट ही कह लो आप इसको। अब क्वेश्चन आया कि इसका रेडियस बताओ, ठीक है, तो बच्चों हमने क्या काम किया, इसकी थिकनेस थीटा मान ली, ये मटेरियल बी है ये ए है, तो इसका रेडियस मैंने इस तरफ लेंथ एल ए मान ली और ये लेंथ एल बी मान ली, ये वाली, ठीक है। देखो बच्चों ये तो सेंटर से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली,
तो बच्चा कहता है कि सर ये जो रेडियस होगा ये होगा r माइनस डी बाई टू। सही बात है। और ये वाला रेडियस कितना होगा बच्चों? r प्लस डी बाई टू। ठीक है, क्योंकि सेंटर तक तो यहाँ तक तो r है और ये थिकनेस कितनी है, d है, तो ये d बाई टू और ये भी d बाई टू। ठीक है। तो जो थीटा होता है दैट इज l बाई आर होता है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे कितना होगा, एल ए बाय रेडियस, तो r प्लस डी बाई टू। ठीक है, और वहां पे एल बी बाय आर माइनस डी बाई टू। एल ए कितना होता है बच्चों? तो इनिशियल लेंथ तो दोनों की सेम है जो भी होगी, एल है ना, एल अपॉन एल इंटू वन प्लस एल्फा ए डेल्टा टी और आर प्लस डी बाई टू। ओ आर प्लस डी बाई टू ऐसे इक्वल टू ये होगा एल वन प्लस एल्फा बी डेल्टा टी और आर माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, आर माइनस डी बाई टू कॉमन ले लो, वन प्लस ये ऐसे, और यहाँ पे आर प्लस डी बाई टू इंटू वन प्लस एल्फा बी डेल्टा टी। ठीक है, देखो बच्चों, आर, ये देखो ये पूरा टर्म आर के साथ है, एक ये पूरा इस वाले आर के साथ है, तो अगर मैं कॉमन लूं तो यहां बच्चों आएगा ब्रैकेट में वन प्लस एल्फा ए डेल्टा टी माइनस, उधर से भी आएगा एक, है ना, वन माइनस एल्फा बी डेल्टा टी आएगा ना, और इक्वल टू, देखो ये टर्म उधर जाएगा डी बाई टू, और मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू डी बाई टू वन प्लस एल्फा ए डेल्टा टी, है ना, प्लस डी बाई टू वन प्लस एल्फा बी डेल्टा टी। देखो ये डी बाई टू ये डी बाई टू ऐड हो जाएगा तो डी बचा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा बच्चों डी बाई टू एल्फा ए प्लस एल्फा बी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो मैं इसको, समझ रहे हो बच्चों, ये वाला इक्वल टू मैं यहां डिवाइड में लेके जाने जा रहा हूं। देखो क्या लिखा जाएगा, हमें रेडियस बताना है ना, तो आर इक्वल टू डी प्लस डी बाई टू एल्फा ए प्लस एल्फा बी डेल्टा टी। ठीक है, अपॉन टू माइनस एल्फा ए प्लस एल्फा बी, एल्फा वन नहीं, वन माइनस वन तो कट गया ना, ये हो जाएगा, भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी है बच्चों, खुद भी करा करो। ठीक है, एल्फा ए माइनस एल्फा बी इंटू डेल्टा टी। देखो बच्चों ये आंसर है, इसमें अप्रोक्सीमेशन क्या चलता है कि हम ये मान लेते हैं कि देखो ये वैल्यू ना बहुत छोटी है, तो आंसर जो आपका आ जाएगा डी अपॉन एल्फा ए माइनस एल्फा बी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि देखो डी में बहुत छोटी वैल्यू जोड़ोगे आप तो लगभग डी ही रहेगा, ऐसे ऐसे भी लिख दो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आंसर आपको ऐसा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये हमने बाई मेटेलिक स्ट्रिप पढ़ी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो किसी लिक्विड की डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो बेटा, आप सोचो डेंसिटी किसी भी लिक्विड की क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना,
लेकिन आपने टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो नई डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास और वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा बच्चों, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। किसी लिक्विड को अगर आप हीटअप करते हो तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। अब देखो ये टेम्परेचर T पे थी, ये T प्लस डेल्टा टी पे, तो देखना फर्स्ट इक्वेशन से ये क्या हो जाएगी, रो नोट और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। एक बच्चा कहता है सर ये ऐसे भी तो लिखी जा सकती है, 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, है ना, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बताना बच्चों क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है, तो देख के पता लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी लिक्विड को हीटअप करेंगे तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा, देखो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि एक ट्यूब है, देखो एक पूरी, ठीक है, एक लिक्विड भर रखा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में दिया है कि इस लिक्विड को 95 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रखा है, इस ट्यूब को, इस वाली ट्यूब को 5 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 95 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको 5 डिग्री सेल्सियस पे। इन सब की लेंथ दे रखी है, देखो इसकी 49 सेंटीमीटर, इसकी 49, इसकी 51, इसकी 95। आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा आपको बताना है कि इस लिक्विड का थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन कितना है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मान लो ये लिक्विड की डेंसिटी थी नॉर्मल रो नोट, ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे इधर ओपन है, ये भी ओपन है एटमॉस्फेयर में, तो देखो तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, यहाँ टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। देखो और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है हॉरिजॉन्टल के बारे में। तो हमने जैसा अब क्वेश्चन मैंने आपको फ्लूइड में पढ़ा है, तो यहाँ एक लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इस पे प्रेशर पी नोट मान लेता हूँ, इस पे पी नोट। यहाँ पे डेंसिटी जो 95 वाली डेंसिटी है मैं उसको रो 1 मान लेता हूँ, और 5 डिग्री वाली को रो 2। तो इसमें लिक्विड रो 1 और इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, रो 2। ठीक है, समझ में आया बात। 5 डिग्री वाली जहां जहां 5 है वहां उसको रो 2 माना है, और ये रो 1। और नेचुरल डेंसिटी कितनी है अगर टेम्परेचर राइज ना करे, रो नोट मान लेते हैं। या थोड़ा और इजी कर लेते हैं, जैसे 5 वाले को, नहीं बस अब इतना ही करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर से चलते हैं, ए से चलते हैं, प्रेशर कितना होगा बच्चों, पी नोट। नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, माइनस, है ना, रो 1 जी, ये कितनी हो जाएगी बच्चों हाइट, इसको मान लेते हैं H1, ठीक है, H1 मान लिया, प्लस यहाँ से जाएंगे कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएंगे देखो ये हो जाएगा रो 2 जी, है ना, और इसको मान लेते हैं, ये हाइट है H, ठीक है, ये हाइट H मान लेते हैं। अब देखो इक्वल टू पी बी, और ये इक्वल टू पी सी होगा, और पी सी का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, ऊपर से चलते आ रहे हैं इधर से, माइनस रो 2 जी एस टू ये हाइट मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ कोई प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर चेंज होगा, रो 1 जी एच, है ना, इक्वल टू पी बी और पी सी। जब ये इक्वेशन इक्वल है तो इसको काट दो, ठीक है बच्चों, जी से जी काट दो ऐसे, तो -रो 1 H1 प्लस रो 2 H इक्वल टू माइनस, अच्छा एक और बात, ये प्लस होगा बच्चों, नीचे से ऊपर जाए तो प्रेशर प्लस होगा, -रो 2 H2 प्लस रो 1 H, है ना। देखो रो 1 कितना होगा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम H1 H2 दे रखा है ना, रो 1 वाले एक तरफ लिख लेते हैं, देखो ये और ये, ठीक है, रो 1, तो मान लो रो 1 को इधर ले जाता हूँ मैं, तो हो जाएगा H1 प्लस H, देख लो बेटा ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, है ना, और ये इस तरफ ले आते हैं तो रो 2 H प्लस H2, ठीक है। रो 1 कितना होगा, रो 0 1 प्लस गामा, और कितना डिफरेंस है टेम्परेचर में,
रो वन मैंने किसको लिया, 95 वाले को ना, तो 95 है ना, हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 0 पे मान लेते हैं रो नोट, तो ऐसे, ठीक है, इंटू H1 + H। तो H1 क्या है, ये हमारा ये है 52.8, और H ये, तो 52.8 + H 49, 0.8, 9 2 11, 5 और 4 9 और 1 10, 101.8, ठीक है। रो टू कितना होगा, रो नोट 1 + गामा और इंटू 5, ठीक है भाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम कभी भी कोई डेंसिटी, रो नोट 1 + गामा डेल्टा थीटा, और हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लिए, है ना। अब देखो H1 + H + S2, तो ये S2 है, 51 + 49, 49 + 51, ये तो हो गया सीधे सीधे 100, ठीक है, इंटू 100 सेंटीमीटर। रो नोट से रो नोट कट गया। इसके बाद बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, तो गामा की जो वैल्यू आती है यहाँ से, वो आती है 6.7 इंटू 10⁻⁻4। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। देखो ये जो इसका गामा आएगा ना, ये अल्फा आएगा बच्चों, ये तो गामा होता है 2 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आएगा यहाँ से गामा, ठीक है। अल्फा की भी वैल्यू, एक्चुअल में उसने अल्फा पूछा था, लीनियर एक्सपेंशन, तो गामा पता लग जाएगा, तो उसे 3 से डिवाइड कर दो, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं बेटा, तो एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस। सोचो क्या है ये, जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर है, आप उसे हीट अप कर रहे हो, अच्छी बात है ना। तो जब आप इसे हीट अप करते हो तो एक्सपेंड होता है, ठीक है, सही बात। अब आप इसको ऐसे हीट अप करो जरा, दो दीवारों के बीच में से क्लैंप कर दो और हीट अप करना शुरू करो, ये रोड एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी नहीं, समझ रहे हो, रॉड एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। तो देखो बच्चा क्या होगा फिर, ये थर्मल स्ट्रेस, इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा। मैं कह रहा हूं दीवार मजबूत है, ठीक है, तो दीवार टूटने वाली नहीं है, और रोड बेंट नहीं कर रही है। तो पहले सोचते हैं टेम्परेचर से कितना इलोंगेशन होगा, तो टेम्परेचर से इलोंगेशन होगा डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी, समझ में आया बच्चों। अब डेल्टा एल बाई एल, अल्फा डेल्टा टी। सोचो बच्चों, अगर इधर से इसे फोर्स भी तो लग रहा होगा ना, ये फोर्स होगा, तो इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, जितना इलोंगेशन हो रहा है उतना कंप्रेशन हो रहा है ना। तो आप अगर इसकी यंग मॉडुलस में बता दूं आपको, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। इसको क्या बोल सकते हो फिलहाल, थर्मल स्ट्रेस ना, है ना, क्योंकि इसकी शुरुआत किसने करी थी, रॉड ने करी या दीवार ने, रॉड ने करी, रॉड एक्सपेंड होना चाह रही है, तो दीवार ने उसको, थर्मल स्ट्रेस, दीवार ने उसको रोका। तो ये y इंटू डेल्टा एल बाई एल, वाई, और डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा, एफ, वाई इक्वल टू एल, मतलब थर्मल स्ट्रेस, ये आ गया ना बच्चों, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू आ गया y इंटू अल्फा डेल्टा टी। यानी कितना स्ट्रेस डेवलप होगा फोर्स पर यूनिट एरिया टेम्परेचर बढ़ने से। यानी कि अगर एक ऐसी रोड रखी हुई है और वो एक्सपेंड होना चाहती है, और आप चाहते हो कि इस पर कितना फोर्स लगाएं दोनों एंड से, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लगाएं कि एक्सपेंशन ना हो, तो ये है वो। और फोर्स कितना लगाना है, तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा, समझ में आया कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। इसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी ऑब्जेक्ट टूट सकता है। अब यहीं पे इसी बात के साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे देखूं, यहीं पे पूछूं, नोट, मान लो एक ऐसे लिक्विड का ऐसे कोई बलून है, ठीक है, या कोई सॉलिड भी हो सकता है, आप उसे हीटअप कर रहे हो,
यहीं पे ये कंसेप्ट भी आ जाता है, ये भी स्ट्रेस ही है। तो आप इसे बाहर से कितना प्रेशर एक्स्ट्रा लगाओगे कि एक्सपेंशन ना हो। आपने इसका टेम्परेचर टी से टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो कितना प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा कि एक्सपेंड ना हो। तो सोचो इसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा बच्चों, क्या होता है वो, गामा डेल्टा टी ना। तो आपने पढ़ा बल्क मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वैसे तो माइनस होता है, देखना स्ट्रेस कितना पता लगेगा। तो B इंटू डेल्टा वी बाई वी, बी गामा डेल्टा टी, यानी कि इतना एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपको लगाना पड़ेगा तभी एक्सपेंशन नहीं रोके, एक्सपेंशन रोकेगा अपना। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। इसके और कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो नोट करो पहले इस बात को, पूरे को समझो इसको। तब तक मैं वाटर ब्रेक लेता हूं। मतलब इससे बचने के तरीके ढूंढे जाते हैं बच्चों, जैसे कहीं भी दो रॉड ज्वाइन कर रहे हैं, पिलर बना रहे हैं, कुछ भी डिजाइन बना रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कहीं थर्मल स्ट्रेस की वजह से टूट ना जाए सिस्टम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम मान लेते हैं। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 है, यंग मॉडुलस y1 है, ये α2 यंग मॉडुलस y2। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको हीटअप करना शुरू कर दें, ठीक है, इसको हीटअप करना शुरू कर दें, तो आपको बताना है पहला पार्ट, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट जंक्शन। अब ये नेचुरल लेंथ में है वायर, अगर आपने इसका टेम्परेचर T से T प्लस डेल्टा टी कर दिया तो कितना रिएक्शन होगा। ठीक है, दूसरा फाइनल लेंथ ऑफ ईच वायर, ये दो पार्ट करने में। ठीक है, फाइनल लेंथ ऑफ ईच वायर। क्लियर है बच्चों? देखो कैसे सोचना है। देखो बेटा, मान लो यहाँ ये एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे तो यहाँ एक फोर्स डेवलप होगा, उसको F मान लेते हैं। तो यहाँ भी उतना ही होगा, फिर यहाँ पे अलग नहीं हो सकता बेटा। अगर अलग हो जाए, मान लो एक बच्चा ऐसे सोचे कि यहाँ पे F बन रहा है और यहाँ F डैश, तो ये दौड़ना नहीं शुरू कर देगी। रोड रोड रुकी हुई है, एक्सपेंड हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, लेकिन जा नहीं सकती कहीं। इसलिए जितने भी फोर्स बनेंगे सारे कॉम्बिनेशन सेम इक्वल अपोजिट बनेंगे, हर जगह सेम होगा ये फोर्स। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, अब सोचो ये फोर्स इन दोनों रोड को क्या कह रहा है कि भाई कंप्रेस हो जाओ। ठीक है, और टेम्परेचर क्या कह रहा है, वो तो हमेशा एक्सपेंड करता है। तो टेम्परेचर की वजह से हर रोड में सोचो इलोंगेशन कितना होगा। पहले वाली रोड में कितना होगा, L1 α1 डेल्टा टी, और दूसरे वाली रोड में L2 α2 डेल्टा टी। तो टोटल इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर सोचो बच्चों कितना होगा। समझ में आई इतनी बात? होगा ना? कि समझ रहे हो बेटा? देखो बेटा ऐसे सोचो, ये टोटल इलोंगेशन आया ना टेम्परेचर की वजह से, इसे लिख लेते हैं। अब सोचो दोनों ये फोर्स जो है, दोनों ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कंप्रेस नहीं कर रहा है। सोचो, है ना? तो इसका मतलब जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से मान लो एक ऑब्जेक्ट पे दो साइड से फोर्स लग रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो उसमें लेंथ में कंप्रेशन कितना होता है बताना जरा। क्या पढ़ाया था, ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल, ऐसे लिखा था ना के एक्स की तरह फॉर्मूले में। तो कंप्रेशन ड्यू टू फोर्स। देखो मजेदार बात है, टेम्परेचर दोनों वायर की का लेंथ में इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये दोनों वायर का क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर से एक्सपेंशन हो रहा है और इससे कंप्रेशन, तो कितना होगा वो,
बताना ना, पहले वाले वायर में F L1 AY1 F L2 अपॉन AY2, टोटल लेंथ ना बढ़ी ना घटी, इसका मतलब इक्वल होगी, मानते हो बच्चों, है ना। तो देखो इक्वेट कर देते हैं, टोटल L इक्वल टू L डैश, ठीक है, ये हो जाएगा F L1 अपॉन AY1 प्लस F L2 अपॉन AY2, ठीक है, और ये हो जाएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, मानते हो बच्चों। तो यहां से फोर्स कितना आ जाएगा, देखो L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 अपॉन इंटू डेल्टा टी अपॉन ये हो जाएगा बच्चों L1 अपॉन AY1 प्लस L2 अपॉन AY2, ठीक है, समझ में आया बच्चों। क्लियर। अब ये फोर्स आ गया, अब आपसे पूछा जाए कि दूसरे पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ ईच वायर। मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई टोटल लेंथ तो नहीं बदल सकती, लेकिन ये पक्की बात है टेम्परेचर की लेंथ बढ़ा रहा है, फोर्स घटा रहा है, टोटल बराबर नहीं, मतलब टोटल बराबर है, ये टोटल कंप्रेशन टोटल लोंगेशन के, इंडिविजुअल में जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, ये जंक्शन शिफ्ट कर सकता है बच्चों। तो जैसे मैं कहूं कि फाइनल फर्स्ट रोड की लेंथ कितनी होगी, तो उसकी रोड होगी बच्चों इनिशियल लेंथ, टेम्परेचर की वजह से कितना एक्सपेंशन होता है L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, और फोर्स की वजह से कितना घटती है माइनस F L1 अपॉन AY1, F L1 है बच्चों ये, ठीक है, और आपको क्या करना है बच्चों, F की वैल्यू यहां रख देनी है, अभी मैं नहीं रख रहा हूं। ऐसी दूसरे वाली रोड की टोटल लेंथ कितनी होगी L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये हुई टेम्परेचर से इलोंगेशन, और फोर्स से कंप्रेशन कितना होगा ये, तो ये पहली रोड की टोटल लेंथ है और ये फाइनल दूसरे वाले की। एक केस में ये टर्म ज्यादा होगा ये कम होगा, दूसरे वाले रोड में हो सकता है किसी में ये कम होगा ये ज्यादा, तो जिसमें ये वाला ज्यादा होगा वो तो नेट एक्सपेंड करेगी, जिसमें ये ज्यादा होगा वो कंप्रेस करेगी। अब ये डाटा से पता लगता है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, क्वेश्चन क्या है कि जैसे यहां पे ना ऐसे स्ट्रिप है, ठीक है, इसके साथ एक दूसरे मेटल की स्ट्रिप बंधी हुई है, जैसे बाय मेटेलिक स्ट्रिप है, ये दूसरा मेटल है, फिर वो जो पहला मेटल है वो ऐसे बांध दिया, ठीक है बच्चों, ये मेटल ए, ये बी और ये ए, ठीक है, आपको दे रखा है अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा ए इज लेस देन अल्फा बी, ठीक है, और यंग मॉडल्स दे रखा है वाई ए वाई बी। क्वेश्चन है फाइंड द, क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, यहां भी मतलब वही क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन प्लेट्स। तो देखो बेटा, जब आप इन्हें हीटअप करोगे, है ना, और टेम्परेचर मतलब व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, इंक्रीज बाय डेल्टा टी, ठीक है, देखो बेटा अल्फा ये ज्यादा है, ये एक मिनट थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, हाँ अल्फा ये कम है, ठीक 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 लिखा है बेटा, मतलब बी ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है, तो बी आगे निकलने की कोशिश करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ए, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का ए ए, सोचो बेटा ये ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो आगे जा रहा होगा, और साइड से दोनों तरफ से इस पे फोर्स पीछे लग रहा होगा, किस पे, बी पे, है ना, और ए पे क्या हो रहा होगा बच्चों, मतलब ये आगे जाना चाह रहा है, इस पे फोर्स पीछे, और इन पे फोर्स क्या लग रहा होगा, आगे नहीं लग रहा होगा, सोचो, है ना भाई, ये
इलोंगेशन करना चाह रहा है ना, लेकिन टोटल इलोंगेशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा, है ना। बट टोटल इलोंगेशन कितना होगा, सेम। क्यों सर, क्योंकि बेटा रिजिड रिजिड है ये, है ना। तो देखो पहले ए, अब जैसे टेम्परेचर की वजह से इलोंगेशन कितना होता है बेटा, बोलो, इसमें अल्फा बी डेल्टा टी इंटू एल, ठीक है। बी में टेम्परेचर की वजह से इलोंगेशन बढ़ेगा ना ये, और ये फोर्स से पीछे की तरफ रोकेगा, तो वो कितना रोकेगा, माइनस एफ, और यहां पे दो साइड से फोर्स लगेगा बेटा, एक ये तो 2F हो जाएगा, ठीक है, 2FL अपॉन ए वाई, ठीक है। समझ में आया क्यों, दो साइड से फोर्स लगेगा बेटा इस पे, ठीक। अब देखो एक फोर्स इधर से और एक इधर से, और इस वाले वायर पे टोटल इलोंगेशन चेंज कितना होगा भाई, टेम्परेचर भी लेंथ बढ़ाएगा अल्फा बी डेल्टा टी, है ना, और प्लस अल्फा ए डेल्टा टी, और फोर्स हो जाएगा एक, कितना, एफ एल अपॉन ए, और इसका वाई बी लिखेंगे और इसमें वाई ए, समझ रहे बच्चों, क्लियर है। इसमें प्लस, क्योंकि इसे फोर्स भी आगे खींचेगा ना, इस बीच वाली को तो पीछे खींचा जा रहा है, इसको तो आगे, तो किसी एक पे देख लिया सेम होगा ये, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो भाई, टोटल लैंग्वेज दोनों में सेम रहना चाहिए, क्योंकि इनिशियल लेंथ सेम है, तो रिजिड बंधे हुए हैं तो इकट्ठे ही रहेंगे। तो एल अल्फा बी डेल्टा टी माइनस 2FL अपॉन ए वाई बी इक्वल टू एल अल्फा ए डेल्टा टी प्लस FL अपॉन ए वाई ए, ठीक है। यहां से क्या कैलकुलेट करोगे, एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ दो तीन इंटरेस्टिंग से पैरामीटर कंसेप्ट सिखाता हूं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन ये क्या होता है, जैसे बच्चों इस पूरे में पानी भरा हुआ है, ठीक है पूरा, और इसे गर्म करना शुरू कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी बाहर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि पानी का लेवल नीचे गिर जाए, क्योंकि बर्तन भी एक्सपेंड करेगा, होगा ना ऐसा। तो देखो करते हैं क्वेश्चन, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, अच्छी बात है, और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है बच्चों, इसको हमने हीटअप करना शुरू कर दिया, ठीक है, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है। अब क्वेश्चन है गामा एल फॉर लिक्विड और गामा एस फॉर सॉलिड। सॉलिड हम किसको मान रहे हैं, कंटेनर को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई लिक्विड बाहर आएगा या नहीं आएगा, तो लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, जब टेम्परेचर हीटअप करेंगे इसको, V01 प्लस गामा एल डेल्टा टी, और सॉलिड फॉर ये लिक्विड के लिए बच्चों, अब इसको हीटअप करेंगे सॉलिड को, बर्तन को, तो इसको लिखेंगे V01 प्लस गामा एस डेल्टा टी, ठीक है। मान लो कई बार क्वेश्चन में दे दे कि भाई इतना लिक्विड बाहर निकल गया इससे, तो सर्टेन अमाउंट होगा ना जो एक्स्ट्रा चेंज हुआ, करके देखते हैं, VL माइनस VS करते हैं, कितना हो जाएगा, घटा हो जाएगा इसको, V0 गामा L माइनस गामा S डेल्टा टी, ठीक है, ऐसे लिखा। सोचो बच्चों, ये लिखा तुमने, इसको बोलते हैं गामा एपरेंट, किसको, गामा L माइनस गामा S। अगर गामा S, देखो ध्यान से सुनना, अगर गामा L ग्रेटर देन गामा S हुआ तो लिक्विड बाहर आएगा, यानी कि लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड हुआ, इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम ले रखा है मैंने, पूरा भरा हुआ है कंटेनर, तो इसका लिक्विड बाहर जाएगा, ठीक है, तो लिक्विड विल ओवरफ्लो, ठीक है। या आप कह सकते हो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, अगर कम होता पानी ऐसे, इसमें इतना पानी होता बस,
तो लेवल ऊपर बढ़ जाता है इसमें, ठीक है, मार्क लगा रखे होते तो ऊपर चला जाता। दूसरा, इफ गामा एल इक्वल टू गामा एस, नो चेंज इन लेवल, ठीक है, मतलब लिक्विड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं है, बाहर कोई बैठा है, बाहर से देख रहे हैं तो दोनों बढ़ गए, दोनों के साइज बढ़ जाएंगे, लेकिन लिक्विड का जो मार्क पे, बर्तन के जिस मार्क पे लिक्विड था वहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, इफ गामा एल लेस देन गामा एस, तो इसका मतलब लिक्विड का जो लेवल है कंटेनर में ऐसे हो जाएगा, मान लो पहले पूरा भरा हुआ था, अब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा लेवल, लेवल विल फॉल। समझ में आया बच्चों? तो ये डिपेंड करता है दोनों लिक्विड से। क्लियर है बात? अब देखो, देखो दूसरा कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट है बॉयंसी। बॉयंस फोर्स पे असर पड़ता है या नहीं? जैसे क्वेश्चन है कि एक लिक्विड है ना, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है कि बॉयंस फोर्स पे असर पड़ेगा नहीं, बॉयंस, अगर मैं इसको हीट अप करूं पूरे सिस्टम को, तो बॉयंस फोर्स बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, क्या होगा, है क्या होगा? तो देखो बेटा, सोचो बच्चों, बॉयंस फोर्स होता क्या है? तो इनिशियल में मान लेता हूं वी रो रो नोट जी, मतलब जब तक हीटअप नहीं किया इसकी इनिशियल डेंसिटी रो नोट थी, इसका वॉल्यूम वी नोट था जो पानी के अंदर था, ठीक है। लेकिन जब गर्म करना शुरू करेंगे तो लिक्विड भी गर्म होगा और बर्तन भी, ऑब्जेक्ट भी गर्म होगा, बर्तन को तो छोड़ो, यहाँ तो लिक्विड से मतलब है क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी, ठीक है, T प्लस डेल्टा टी क्या होगा बच्चों? बॉयंस फोर्स, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी। भाई ये सॉलिड है ना, सॉलिड ही मानते ज्यादातर, तो मैंने ऐसे लिखा। लिक्विड की डेंसिटी क्या पढ़ाई है, अब क्या हो जाएगी, 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी और इंटू जी, है ना। देखना बच्चों, वी नोट रो नोट जी, 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी अपॉन इंटू लिख देता हूं, ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये इनिशियल बॉयंस फोर्स हो जाएगा, है ना, ये 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी, और मैं इसको नीचे ले गया। सर क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? देखो बच्चों, कुछ समझाना है आपको। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ठीक है। देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, आप 1 सेम प्लस सेम डेल्टा टी सेम, यहां गामा एस लिखा हुआ है, यहां गामा एल। अगर गामा एस इक्वल टू गामा एल है, समझ रहे हो, तो नो चेंज इन बॉयंस फोर्स, देख लो ये कट जाएगा। अगर नो चेंज इन बॉयंस फोर्स मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर गामा एस लेस देन ग्रेटर देन लेस देन गामा एल है, तब क्या होगा, तो गामा एल बड़ा हो गया तो बॉयंस फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बॉयंस फोर्स डिक्रीज। और अगर गामा एस ग्रेटर देन गामा एल है, बॉयंस फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? मतलब दोनों लिक्विड, मतलब ऑब्जेक्ट के एक्सपेंशन और लिक्विड के एक्सपेंशन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सपेंड हो गया तो बॉयंस फोर्स बढ़ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बच्चों, इफेक्ट ऑन स्केल। मतलब देखो बेटा, सोचो, मान लो कोई दो फिक्स पॉइंट है, मतलब ऐसे जिनका टेम्परेचर से कोई लेने देना नहीं है, जिसको कोई नहीं बदल सकता, ऐसे लकड़ी है, तो लकड़ी एक्सपेंड नहीं होती, ठीक है। आप किसी स्केल से मेजर कर रहे थे इसको, ठीक है, आपने इसको मार्क करा ऐसे, ये स्केल है कोई टेम्परेचर टी पे, तो इसकी लेंथ है L1, रीडिंग यहाँ पे L1 मार्क है ये, ठीक है, तो अभी फिलहाल इसकी L1 रीडिंग है। लेकिन आपने इसको कैलिब्रेट करा था टी पे, अचानक गर्मी आ गई भाई, स्केल बढ़ गया, टी प्लस डेल्टा टी पे एक्सपेंड नहीं होगा। अब बताओ बच्चों, ये L1 वाला मार्क कहीं चला जाएगा ना आगे, ऐसे। तो
अब जो रीडिंग आएगी इसमें वो L1 डैश आएगी नहीं, कुछ और रीडिंग आएगी, है ना। लेकिन ट्रू वैल्यू इसकी क्या है, L1 जो आगे पहुंच चुकी है आज, सही होता तो ये थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पे तो कुछ और रीडिंग आएगी L1 डैश, और सही रीडिंग उसकी क्या है, मान लो ये मीटर होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, तो 1 सेंटीमीटर वाला तो ये है ना, ये ट्रू रीडिंग है ना। यानी कि ये क्या है, फाइनल वैल्यू है ना, एक्चुअल रीडिंग इसके अंदर। तो ये क्या है, और ये छोटी नहीं आएगी, मान लो ये 1 मीटर वाला 1 सेंटीमीटर वाला मार्क यहाँ है, तो ये आधा सेंटीमीटर का मार्क नहीं है, समझ रहे हो बच्चों। तो इसका मतलब जब भी कभी ऐसा आए तो हमें जो फाइनल रीडिंग होगी, जो एक्चुअल वैल्यू जो होगी, एक्चुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सीधा सा रूल लगा दो, रीडिंग जो आपको मिली भाई, रीडिंग क्या मिलेगी, ये दिख रही है हमें तो यहाँ सर्दी मतलब टेम्परेचर बढ़ा के, एक्चुअल में यहाँ पे ये ट्रू स्केल था, ठीक है, और ये फॉल्टी स्केल हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो इसका मतलब गर्मियों में अगर स्केल बढ़ता है तो कम रीडिंग नहीं देगा बच्चों को, लेकिन एक्चुअल क्या होगी, ज्यादा वैल्यू। तो कैसे मिल जाएगी यहाँ से एक्चुअल वैल्यू, कैसे मिलेगी, रीडिंग को यूज करो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या होगा, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता लग गए। अब किताबें उठाओ और फोड़ दो सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये थर्मल एक्सपेंशन था बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। दूसरी क्लासेस दूसरे टॉपिक जो है स्टेप इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर, ठीक है, उसको करेंगे।